किसी जमाने में भारत को कहा जाता था सोने की चिड़िया, लेकिन कुछ क्रूर शासकों ने तथाकथित भ्रष्टाचारियों के साथ मिलकर इस चिड़िया के पर इस कदर कुतर डाले कि यह आसमान में उड़ने की बजाय फड़फड़ाता हुआ जमीन पर अपनी बदहाली पर आंसू बहाने को मजबूर हो गया। जिस्म घायल है, आंखें नम है, उड़ने के लिए परवाज तक नहीं है और बोलना भी चाहे तो आवाज नहीं है। यह गूंगी चिड़िया जो है वो पंख विहीन है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीसी न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। हमारे इस खास पेशकश आमने सामने में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने 50 साल से ज्यादा का समय कांग्रेस पार्टी को दिया है, कई पदों पर आसीन रहे हैं, जनहित के कामों में सदैव अग्रणी कहे जाते हैं। कहते हैं कांग्रेस पार्टी भारतवर्ष की सबसे बड़ी पार्टी रही है और इस पार्टी ने इस देश पर सबसे ज्यादा शासन किया है। और जो हमारे साथ शख्सियत हैं मधुकांत शुक्ला, ये राजीव गांधी के सलाहकार के तौर पर भी जाने जाते थे और जब पहली बार राजीव गांधी की मुंबई में पदयात्रा हुई थी तो वो एक ऐतिहासिक पदयात्रा साबित हुई थी। बड़े बड़े अखबारों की हेडलाइंस बनी थी। हमारे साथ स्वयं शुक्ला जी हैं। दादा, आपका स्वागत है डीसी न्यूज इंडिया पर। सबसे पहले आपको दीपावली की शुभकामनाएं। थैंक यू। और आपके माध्यम से मैं पूरे देश को, पूरे बम्बई के लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। धन धान्य पुष्प खुशहाली ऐश्वर्य वैभव से परिपूर्ण बम्बई के लोगों का जीवन हो जाए और देश के लोगों का जीवन हो जाए, मैं ये शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। सबसे पहले दादा आपसे एक सवाल करना चाहेंगे कि महाराष्ट्र में इन दिनों सियासी घमासान मचा हुआ है। 288 विधानसभा जो सीटें हैं महाराष्ट्र की, उसमें एकदम तमाम जो राजनीतिक दल हैं बड़े जोर शोर के साथ जुड़े हैं, मकसद है जीत का। लेकिन दूसरी तरफ एक उत्तर भारतीय तबका है जो महाराष्ट्र की इस राजनीति में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, कहीं ना कहीं से उसका मन आहत है। सबसे पहली प्रतिक्रिया आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, हम महाराष्ट्र में हमारे दादाजी आए थे और महाराष्ट्र में हमने तकरीबन 150 साल से ज़्यादा बिताए हैं, हमारे परिवार ने बिताए हैं। इस दरमियान हमने एक बात देखी कि राजनीति में या तो देने वाला हो जो आपको देना चाहता हो कुछ, तब आपको कुछ मिलता है, या आपके अंदर छीन के लेने की ताकत हो तब आपको मिलता है। बहुत कम ऐसा देखने को मिला है कि आपकी सेवाओं का ध्यान रखते हुए लोग आपके पास पहुंचकर आपको कुछ दे दें, ऐसा होता नहीं है। और इसी भंवर जाल में बंबई में उत्तर भारतीय फंसा हुआ है। दादा, एक लंबा अरसा बीत चुका है आपका और खास करके मुंबई को आप काफ़ी करीब से जानते हैं। यहाँ पर जो भी पार्टियाँ अब तक बनी हैं उसमें उत्तर भारतीयों की भूमिका सबसे ज़्यादा रही है, इस बात का अभी आपने बताया। आपसे ये जानना चाहते हैं कि जब कांग्रेस पार्टी को 50 साल आपने दिए तो काफ़ी कुछ कांग्रेस पार्टी के बारे में आप जानते हैं। कहाँ चूक हो गई कि जहाँ जहाँ कांग्रेस पार्टी अपने परचम का पताका लहरा रही थी वहाँ वहाँ वो औंधे मुंह गिर पड़ी? आखिर चूक कहाँ हुई? चूक जो बम्बई में, अभी मेरे किसी से बात हो रही थी, किसी नेता से, तो वो बड़ा अफसोस जाहिर कर रहा था। कह रहा था कि उत्तर भारतीय 35% हैं और आपको 5% टिकट भी कोई पार्टी नहीं दे रही है। तो मैंने यही उसको बताया कि मांगने वाले को कुछ मिलता नहीं है। अब इस हक को कैसे लिया जाए, हमें झगड़ना भी नहीं है। हम उत्तर भारतीयों ने बम्बई में महाराष्ट्र की अस्मिता को अपनी अस्मिता समझा। राज ठाकरे जैसे लोगों ने पत्थर फेंके होंगे, राज ठाकरे जैसे लोगों ने गालियां दी होंगी, हमने उसको चुपचाप सह लिया। क्यों? कि वो हमको बाहरी कहते थे। हम उनको बताना चाहते थे राज ठाकरे को कि हम बाहरी नहीं हैं, ये तेरा सह लिया हमने। मगर मजबूर, अब कब तक मजबूर रहेंगे हम? हमको कहीं ना कहीं अपने पैरों पे खड़ा होना जरूरी है और अपने हक को प्राप्त करना ये हमारा मकसद होना चाहिए। और जब तक नेता ठीक ना हो तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। आज अगर राहुल गांधी कह देते कांग्रेस को कि भाई 35% उत्तर भारतीय हैं
मैं उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट करता हूं और मेरे प्रदेश के लोगों का इसी देश में सम्मान ना हो, ये बर्दाश्त नहीं होगा मुझे। आप 35% मत दो, 25% तो कम से कम दो। ये उनको, जब तक ऐसा ना हो, और ऐसा अगर नहीं है तो यहाँ के जो नेता हैं, जो नेता बने या हमने बनाए, वो हमारे साथ खड़े नहीं रहे, कहीं ना कहीं छोड़ के हमको भाग गए। ये जब हमको महसूस होता है तो नेताओं पर से हमारा विश्वास घटता है, हमारी लड़ने की ताकत और क्षमता घटती है। मगर मेरा आग्रह है उत्तर भारतीयों से कि इसको घटाओ मत। मैं बम्बई का दौरा करने वाला हूँ, हर वार्ड में जाने वाला हूँ, उत्तर भारतीयों को फिर से जगाने वाला हूँ कि जब कोई ऐसा भी जमाना था कि मुसलमानों से नफरत, ये शिवसेना का भी उद्देश्य होता था। मैं इसको उद्धव ठाकरे को मुबारक देना चाहता हूं कि उन्होंने इस ध्येय को त्यागा है शिवसेना के, और उन्होंने शिवाजी महाराज के ध्येय को अपनाया है कि मुसलमान हमारा शत्रु नहीं है। वो राजशाही की जो लड़ाई है उसमें अगर कोई मुसलमान है या हिंदू है जो मेरे सामने है, वो मेरा शत्रु हो सकता है। और इसी की बुनियाद को देखते हुए उत्तर भारतीय फिर से उद्धव के प्रति जो है वो संतुष्टि का भाव प्रकट कर रहे हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि उद्धव ने यही रवैया अगर रखा तो उनकी शिवसेना मजबूत हो जाएगी। हिंदू हृदय सम्राट के नाम से विख्यात बाला साहेब ठाकरे को काफ़ी करीब से आप जानते हैं, क्योंकि एक ऐसा भी मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है, एक्सप्रेस मीडिया सर्विसेज लिमिटेड जिसके आप प्रेसिडेंट रह चुके हैं, और उस समय न्यूज़ एजेंसी काफ़ी कम हुआ करती थी और कई खबरों का जो संकलन होता था वो आपके माध्यम से मीडिया संस्थानों को पहुंचता था। और उस समय कहीं ना कहीं से बाला साहब ठाकरे आपको स्वीकार नहीं करते थे, थोड़ा सा इस बारे में बताइए। नहीं, वो बाला साहब ठाकरे के हमारे मतभेद के और कोई कारण नहीं थे। सिर्फ कारण इतना था कि मुसलमान से नफरत करना ये हिंदुत्व है, ये मैं मानने को कल नहीं तैयार था, ये मैं मानने को आज तैयार नहीं हूँ। मैं ये मानता हूँ कि मैं सनातनी हूँ, वासुदेव कुटुंबकम। चाहे वो स्वामी विवेकानंद रहे हों, चाहे वो सरदार पटेल रहे हों, जिनको जिनको बीजेपी मानती है उनका सबका ध्येय वासुदेव कुटुंबकम रहा है, यानी यूनिवर्सल ब्रदरहुड रहा है, जिसकी वजह से हिंदुस्तान दुनिया में जाना जाता है। यही मेरा मतभेद था शिवसेना से। और जब से उद्धव ने शिवाजी महाराज का परचम ऊंचा कर दिया है और कहा कि नहीं, मुसलमान मेरा शत्रु नहीं है, उत्तर भारतीय मेरा शत्रु नहीं है, तब से उद्धव मेरे मित्र हैं। और तब से मैं उद्धव में उत्तर भारतीयों का एक मित्र देख रहा हूँ। मगर टिकटें उन्होंने भी ठीक नहीं दी, न्याय उन्होंने भी नहीं किया। अगर कांग्रेस ने नहीं किया तो उन्होंने भी नहीं किया है। और शरद पवार तो 2 ही सीट लड़ा रहे हैं, वरना शरद पवार जरूर न्याय करते, ये मेरा मानना है। और भाजपा ने भी उत्तर भारतीय पिछले 2 चुनाव से बंबई में उनका परचम लहरा रहा है, उसका उन्होंने क्या दिया, मुंह बदला। जो एक संजय उपाध्याय को टिकट दिए हैं और एक विद्या ठाकुर को टिकट दिए हैं। संजय उपाध्याय को अगर टिकट देनी थी तो शेट्टी को मनाकर देनी चाहिए थी, उसको समझाकर देनी चाहिए थी, उसको लड़ने के लिए खिलाफ खड़ा कर दे और उसको उकसाए कि तेरे से जो बिगड़ता बने बिगाड़ दे। उत्तर भारतीय को हराने का काम बीजेपी कर रही है, कहीं ना कहीं ये बंद करना चाहिए। मराठी के शब्दों में एक कहावत है दादा, मी मारण्यासारखा करतो तू रडण्यासारखा कर। क्या ये समझा जाए उत्तर मुंबई लोक संसदीय क्षेत्र के जो सांसद गोपाल शेट्टी रह चुके हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा वोट बैंक है, और वहां से पीयूष गोयल साहब के लिए उन्होंने अपने सीट की कुर्बानी दे दी। उनकी मंशा ये थी कि जब मैं कुर्बानी दे सकता हूं तो शायद विधानसभा चुनाव के लिए मुझे निराश पार्टी से नहीं होना पड़ेगा। लेकिन जब नामांकन भरने के लिए गोपाल शेट्टी पहुंचे थे, उसी समय संजय उपाध्याय के लोग भी वहां पहुंच गए और एक ही पार्टी
जिसके कार्यकर्ता कंधे से कंधा मिलाकर भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे, उसी दिन सड़कों पर एक दूसरे के सामने नूरा कुश्ती खेलते नजर आए। लेकिन आपने जिस हिसाब से कहा कि गोपाल शेट्टी को खड़ा करना, संजय उपाध्याय को हराना, क्या भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है? दिखता तो ऐसा ही है, क्योंकि राजू शेट्टी को मनाना मधुकांत शुक्ला का काम तो नहीं हो सकता। राजू शेट्टी को मनाना मोदी, गोपाल शेट्टी को मनाना ये मोदी का काम होना चाहिए, ये अमित शाह का काम होना चाहिए, ये फडणवीस का काम होना चाहिए, और ये उन लोगों का काम होना चाहिए जो उत्तर भारतीयों के बलबूते बंबई पे राज कर रहे हैं 10 साल से पिछले। ये उनका काम होना चाहिए था, वो लोग कर ही नहीं रहे हैं। मैं आहत हूँ इस बात से बहुत बुरी तरह, और मैं बोरीवली के उत्तर भारतीयों से ये कहना चाहता हूँ कि ये समय आया है कि हमको महाराष्ट्र की अस्मिता से अपनी निष्ठा रखनी ही चाहिए। हम महाराष्ट्रन हैं, और इस मुंबई में अगर पहला महाराष्ट्रन कौन कहने की बात आएगी तो शुक्ला, मिश्रा, पांडे, ये सब पहले मराठी नजर आने चाहिए। पवार, पाटिल, फडणवीस, ये दूसरे मराठी नजर आने चाहिए जो महाराष्ट्र की अस्मिता से अपना प्रेम रखते हैं और उसके प्रति अपनी निष्ठा रखते हैं। उसको रखिए, मगर जिस तरह सब लोग, जैसे मराठा सब मर्सिडीज में आके अपने समाज के लिए आंदोलन कर रहे हैं, तो क्या आप लोग इकट्ठा नहीं हो सकते? और क्यों नहीं हो सकते, मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसी क्या कमी है आप लोगों में कि अपने समाज को बर्बाद होते हुए देखना बड़प्पन नहीं है? उसको भी संजोना पड़ेगा, उसको भी इकट्ठा लाना पड़ेगा, उसको भी एक करना पड़ेगा। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। और मैं बंबई का दौरा करके, मैं कॉरपोरेशन चुनाव से पहले मैं हर वार्ड में कम से कम 4 लड़ने लायक उम्मीदवार ढूंढ के, चाहे उत्तर भारतीय हो चाहे ना हो, मगर उत्तर भारतीय के साथ अब आगे अन्याय हो, इसको नहीं बर्दाश्त करने के लिए मैं उनको खड़ा अवश्य करूंगा। तो क्या ये माना जाए कि सिर्फ पोस्टकार्ड के तौर पर उत्तर भारतीय समाज का इस्तेमाल किया गया महाराष्ट्र की इस पृष्ठभूमि पर, राजनीतिक पृष्ठभूमि पर? देखिए, मैं ऐसा भी नहीं कह सकता हूं, क्योंकि इस बंबई की भूमि ने, इस महाराष्ट्र की भूमि ने हमको रोटी रोजी दी, हमको पनाह दी, हमको यहाँ पर प्रगति करने का मौका दिया। हम मराठी भाइयों के आभारी हैं। कुछ नेता ऐसे हो सकते हैं जो उनको गुमराह करने की कोशिश कर सकते हैं कि उठाओ हथियार। कुछ नेता ऐसे हो सकते हैं कि मैं तुम्हारी टैक्सी का कांच फोड़ने आऊँगा, उसका 5,000 रुपये एडवांस ले लो, चुपचाप कांच फोड़ने देना ताकि मेरा दबदबा कायम रह सके। ऐसे भी लोग होंगे। ये मराठियों को गुमराह करने की जो साजिश है, उसको हमको मार गिराना पड़ेगा, उसको हमको तहस नहस करना पड़ेगा। मगर महाराष्ट्र का मराठी भाई इतना अच्छा है, जितना अगर उत्तर प्रदेश का मेरा एक भाई मेरा साथ देता है तो उससे कहीं बढ़ के महाराष्ट्र का मराठी मेरा साथ देता है। इस बात का मुझे अभिमान है। इलेक्शन कमीशन ने जब चुनाव की तारीखों का ऐलान किया झारखंड और महाराष्ट्र के लिए, तो उसी समय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई थी महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की, और अमित शाह साहब की तरफ से ये कहा गया था कि पूरी कोशिश ये होनी चाहिए कि इस बार कोई भी बागी नेता चुनाव मैदान में ना उतरे। जबकि इसका रिकॉर्ड तोड़ने का काम किया है गोपाल शेट्टी साहब ने, जो कि वहाँ उनका गढ़ रहा है, और ऐसी जगह से जो उनको मायूसी हाथ लगी और वो उन्होंने अपक्ष नामांकन भरना स्वीकारा। इसके अलावा दादा, आपसे एक सवाल ये जानना चाहेंगे कि राजनीति के काफ़ी माहिर खिलाड़ियों में से आप एक रहे हैं, और कहते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे, भले आप नेपथ्य में, आपका राजनीतिक नेपथ्य हो, लेकिन फिर भी अभी भी आपके अंदर वो तमाम चीज़ें मौजूद है। और अपने तमाम दर्शकों को हम ये बताना चाहते हैं कि उत्तर भारतीय समाज जो खंड खंड में बटा हुआ है, उसे एकजुट करने का संकल्प यदि सबसे पहले किसी ने लिया तो वो है मधुकांत शुक्ला। और यही कारण है कि उन्होंने कृपाशंकर सिंह हो, चंद्रकांत त्रिपाठी हो, या फिर कोई भी उत्तर भारतीय समाज का नेता हो, रमेश दुबे हो, तमाम लोगों को एक मंच पर लाने का इन्होंने काम किया और पूरा प्रयास किया, और अभी भी इनका प्रयास बदस्तूर जारी है। हमारे इस खास पेशकश आमने सामने में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी अन्य शख्सियत के साथ, अन्य मुद्दे को लेकर। तब तक के लिए सचिन मिश्रा के साथ मुझे यानी संजय मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।